नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। जबलपुर के ग्राम रोजगार सहायक पंचायत सहायक सचिव कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम विभिन्न मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश सरकार कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। सहायक कर्मचारी और सचिव को ना तो पेंशन का लाभ मिल रहा है, ना ही बीमा का। हम लोगों ने कोविड काल से लेकर अभी तक सभी क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर काम किया, लेकिन मध्य प्रदेश शासन ने उन लोगों के बारे में अभी तक नहीं सोचा, जिसके चलते हम सभी कर्मचारियों को आंदोलन करने की नौबत आ गई। हमने विधिवत शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात पत्र के माध्यम से रखी। जल्दी अगर हम लोगों की बात नहीं मानी गई तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। मांग हमारी पूरी हो। राशन की जब एक दुकान, राशन की जब एक दुकान, बीमा है ना पेंशन है, दुनिया भर का टेंशन है। बीमा है ना पेंशन है, दुनिया भर का टेंशन है। हम सब एक है, हम सब एक है। अरे भारत माता की जय। रोजगार सहायक सचिव संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद। रोजगार सहायक सचिव संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद। चाहे जो रोजगार सहायक और पंचायत सचिवों के द्वारा अपनी मांगों के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय अपर मुख्य सचिव महोदय, माननीय पंचायत मंत्री महोदय और माननीय आयुक्त मनरेगा को ये ज्ञापन सौंपा है। इसमें उनकी विभिन्न मांगें हैं, वेतन विसंगतियों को लेकर है और अन्य कुछ मांगें भी हैं स्थानों को लेकर। उनकी जो भावनाएं हैं इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय को कलेक्टर महोदय के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। आज हम प्रदेश स्तरीय आवाहन में हम समस्त रोजगार सहायक जिला जबलपुर अपनी मांगों को लेकर जिला पंचायत सीओ मैडम एवं कलेक्टर महोदय को आज हम लोगों ने ज्ञापन प्रेषित किया है कि रोजगार सहायक जो है वो एक ज़मीनी स्तर का कर्मचारी है। पंचायत ग्रामीण विकास विभाग की समस्त योजनाओं का संचालन एक रोजगार सहायक कर रहा है, लेकिन उसके साथ न्याय नहीं हो रहा। रोजगार सहायक एक अल्प मानदेय 9,000 रुपये में काम कर रहा है और निरंतर प्रताड़ना से प्रताड़ित है और समस्त प्रकार की जितनी भी योजनाएं हैं उस योजनाओं में रोजगार सहायक को मानसिक रूप से भी प्रताड़ित होना पड़ रहा है। हमारी शासन से गुजारिश है कि हमारे साथ न्याय किया जाए और हमारी मांगों की अनदेखी ना की जाए। मामा जी, हम आपके भानेज हैं, हमारे साथ आप दुर्व्यवहार ना करें। हम आपके ही कर्मचारी हैं और आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम हमने किया है, चाहे वो वैक्सीनेशन, कोरोना काल में वैक्सीनेशन की बात हो या अन्य योजनाओं की बात है। हमने समस्त योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर धरातल पर पहुंचाने का काम किया है और मध्य प्रदेश में जो पुरस्कृत मध्य प्रदेश शासन हुई है उसमें भी एक रोजगार सहायक का ही एक महत्वपूर्ण रोल रहा है और रोजगार सहायक जो है वो हमेशा आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने तैयार है, लेकिन उनकी हमारी मांगों की अनदेखी ना करें। हमारी मांगों पर शीघ्र निराकरण करें। हमारी मांगें जो हैं वो वेतन वृद्धि एवं नियमितीकरण, अनुकंपा नियुक्ति और दुर्घटना आकस्मिक मृत्यु यदि जीआरएस की होती है, रोजगार सहायक सचिव की होती है, तो उसे किसी भी प्रकार से शासन स्तर से सहायता राशि नहीं मिलती है, जो कि एक बहुत ही घोर अत्याचार का प्रतीक नजर आ रहा है। रोजगार सहायक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। रोजगार सहायक संघ। मेरा नाम धनंजय शर्मा, जिला महामंत्री जबलपुर। आष्टा विधानसभा से लगातार 3 बार कांग्रेस के प्रत्याशी रहे गोपाल सिंह इंजीनियर ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, विदिशा सांसद रमाकांत भार्गव के सम्मुख भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम भोपाल के सीएम हाउस में संपन्न हुआ। इस दौरान गोपाल इंजीनियर सहित 4 जिला पंचायत सदस्यों सहित लगभग 100 कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। सीएम शिवराज सिंह ने सभी को पार्टी का गमछा पहनाकर भाजपा की सदस्यता दिलाई। कार्यक्रम का संचालन सीहोर जिला अध्यक्ष रवि मालवीय ने किया और आभार जिला महामंत्री दारा सिंह पटेल ने व्यक्त किया। परिवार आपको परिवार की तरह रखेगा, आपके सम्मान का ध्यान रखेगा। हमारे सभी जिले के गौरवदायी क्षण प्रसन्नता का कि आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में
श्री गोपाल सिंह इंजीनियर जी और उनके साथ भाभी जी श्री कृष्णा। आपने आज अपने बहुत सारे साथियों के साथ आज भाजपा ज्वाइन करी है, क्या आशाएं हैं आपको भाजपा से? वो क्या निराशा थी कांग्रेस से? देखिए, हमारे बहुत ही सम्मानित माननीय सांसद महोदय थे, हमारे विदिशा लोकसभा के रमाकांत भार्गव जी की प्रेरणा से और हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जो कार्य हैं और जो विकास के कार्य हैं, जो पब्लिक के कार्य हैं, उनके कार्य से प्रभावित होकर और हमारे यशस्वी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यों से प्रभावित होकर मैंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और एक कार्यकर्ता के रूप में मैं हमेशा कार्य करूंगा। भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति उसके अनुसार मैं कार्य करूंगा। मेरे बहुत सारे साथी जो मेरे साथ आए हैं, जिला पंचायत के सदस्य, सरपंच, उप सरपंच, पार्षद, सभी मेरे साथी, सभी को यहाँ पे जो आए उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और जो साथी नहीं आए हैं, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट टाइम कार्यक्रम था, हम लोग हर ब्लॉक में कार्यक्रम करके जितने भी मेरे साथी छूटे हैं जो मेरे साथ आना चाहते हैं उनको हम भारतीय जनता पार्टी की मुख्य धारा में जोड़ेंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जब मैं कांग्रेस पार्टी में गया था 2006 में, जब मैंने कार्य किया, मैंने चुनाव भी लड़ा, मैं बहुत कम मतों से पराजित भी हुआ, मगर वो कांग्रेस आज नहीं बची है। आज जो भी जितना भी विकास हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, पिछड़ा वर्ग हो, गरीब हो, जिनका भी कार्य है आज भारतीय जनता पार्टी और हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। इन सब चीजों से प्रभावित हम राजनीतिक लोग हैं। हम लोगों का कार्य क्या है कि पब्लिक को उनका काम हो, उनके लिए सेवा करें, उनके कार्य करें। तो इन चीजों से में आके भारतीय जनता पार्टी में आके हम ये चीजें सब करेंगे, सारे लोगों से मिलकर साथ चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री ने पंचायत चुनाव पर बोला है कि राज्य सरकार पहले से ही चाहती थी कि निकाय और पंचायत चुनाव समय पर हों। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि हमने निकाय चुनाव की प्रक्रिया को पूर्ण करके राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दी थी। इसके बाद कांग्रेस ने कोर्ट में जाकर स्टे ले लिया, जिससे चुनाव प्रभावित हुए हैं। वहीं भूपेंद्र सिंह ने कहा कि ओबीसी वर्ग को चुनाव में 27% आरक्षण मिले, इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट गए। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश में करीब 50% ओबीसी आबादी है। नौकरी और चुनाव में ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। प्रदेश को लेकर भी है, आज सुनवाई है, उम्मीद की जा रही है कि स्थितियां स्पष्ट हो सकती है। राज्य सरकार की क्या तैयारी है अगर दिशा निर्देश आते हैं और चुनाव के लिए रास्ता खुलता है तो? सर देखिए, राज्य सरकार तो पहले से चाहती थी कि हमारे नगरीय निकाय के चुनाव और पंचायतों के चुनाव समय पर हों, और जैसे ही हमारी सरकार बनी हम लोगों ने नगरीय निकाय की चुनाव की सारी प्रक्रिया पूर्ण करके राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दी थी। साथ में जो हमारे पंचायत के चुनाव की प्रक्रिया है वो पूरी प्रक्रिया भी आरक्षण करके, सब कुछ करके और राज्य शासन को हम लोगों ने भेज दिया था। उसके बाद न्यायालय का स्टे हुआ और कांग्रेस कोर्ट में गई। कांग्रेस ने कोर्ट में जाकर न्यायालय से स्टे कराया, उस कारण से पंचायत के चुनाव प्रभावित हुए। सरकार का ये मानना है कि चाहे नगरीय निकाय के चुनाव हो, चाहे पंचायत के चुनाव हो, हमारे यहाँ पर जो ओबीसी है वो लगभग 50% ओबीसी हमारे मध्य प्रदेश में है। तो ओबीसी को इन निकाय के चुनाव में 27% आरक्षण मिले, इसको लेकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए और सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार ने मजबूती से ये पक्ष रखा कि ओबीसी को 27% आरक्षण स्थानीय निकाय के चुनाव में मिलना चाहिए। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन दिए हैं। उन डायरेक्शन के आधार पर मध्य प्रदेश सरकार
न्यायालय में हम लोग वो सारे तथ्य प्रस्तुत करेंगे। 22 को शायद सुनवाई है, हम लोग उसमें सारे तथ्य प्रस्तुत करेंगे कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की जो आबादी है वो लगभग 50% है, कई जिलों में ज़्यादा भी है। विधानसभा को बकवास बताने वाले बयान का मामला सामने आया है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने विधानसभा को लेकर टिप्पणी की थी। विधानसभा सचिवालय ने इसकी जांच प्रक्रिया शुरू की। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया की शिकायत को परीक्षण के लिए आचरण समिति को दी। समिति की रिपोर्ट के आधार पर अब कार्रवाई होगी। चल रहा है, होना ये चाहिए था कि कम से कम उसके बाद में सफाई उनको खुद को देना चाहिए था, तो अपने आप बात साफ हो जाती है। उनका किसी ने तोड़ा मरोड़ा कुछ किया तो ऐसा तो खुद कह सकते हैं ना, खुद को कहना चाहिए। ये वो कह रहे हैं कि बीजेपी को हमने कहा है, वहाँ के लिए नहीं कहा। बीजेपी नहीं तो विधानसभा के भीतर यदि वो सत्य, मैं ऐसा नहीं उसकी सत्यता की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सत्य है कि नहीं है, मैंने जो सुना है, हो सकता है वो क्लिपिंग कैसी आई मैं जानता नहीं, मैं उसके ट्रूथनेस के बारे में एक शब्द नहीं बोल रहा हूँ। हो सकता है कि वो एडिटेट हो, बनाई, मैं ऐसा भी नहीं कहता। उन्हें जो शब्द का प्रयोग किया, क्या मैं विधानसभा में भाजपा की बकवास सुनने जाऊं? तो भाजपा वहां थोड़ी आती है, वहां तो भाजपा का विधायक, कांग्रेस का विधायक आता, भाजपा कहाँ आती है? बीडी शर्मा थोड़ी जाते हैं उसमें, भाजपा का उपाध्यक्ष थोड़ी जाता है, कांग्रेस का अध्यक्ष थोड़ी जाता है वहां तो जो विधायक वो जाता है ना। आप भले भाजपा कहो, कांग्रेस कहो, समाजवादी कहो, बहुजन कहो, पर आता तो सदस्य है ना। तो विधानसभा के भीतर किसको सुनना? भाजपा थोड़ी भाषण कर रही है, वहां तो विधायक बोलता है ना। तो वो यदि ये सत्य है, वो तो बकवास, भाजपा का भले वो नाम लेते हो, पर वो विधायकों के बारे में ही माना जाए। सचिन बिरला के तो निर्णय कर दिया आप लोगों ने, देखा सदन के बाहर यदि कोई सदस्य बोलता है, उसका वीडियो आता है आपके पास, आप आपने उसको उसमें लिया इसमें, लेकिन यदि सचिन बिरला का कोई वीडियो आता है, कांग्रेस कह रही कि उस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही, क्या बात है सर? नहीं ऐसा नहीं, संज्ञान का नहीं है, मैंने वीडियो का संज्ञान नहीं लिया। हमने उनको ये लिखा कि प्रथम दृष्टिया किसको प्रूफ करने की जिम्मेदारी किसकी है। अब इसीलिए इनको आचरण समिति को इसलिए भेजा कि जिनने आरोप लगाया, यशपाल सिसोदिया ने आरोप लगाया, इसीलिए मैंने ये लिखा कि वीडियो की सत्यता का प्रमाणीकरण आप ही करोगे, तो उसकी जांच कराओ ना। उसकी जांच होती है, बिना जांच के आपने भेजा तो वो संभव थोड़ी है। तो प्रथम दृष्टिया मैंने, अच्छा उनको ऐसा लगता है कि सचिन बिरला के बारे में विधानसभा की तरफ से कोई निर्णय में असंतुष्टि यदि है तो उनको माननीय उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, तो और बेहतर फैसला आएगा। तो हमको भी एक मार्गदर्शन मिलेगा कि नहीं, शायद इस तरह के फैसले और अच्छे होने चाहिए। तो वो जाते क्यों नहीं है, यहीं पर राजनीतिक क्यों उसको कवर करते हैं, उसको जाना चाहिए उनको। तो वो गए नहीं वहाँ पर, लोकसभा वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट गए नहीं। और आप उसको फैसले को पढ़ो ना, मैंने तो सारे नियमों को उल्लेखित करते हुए, और बृहद फैसला इसीलिए मैंने किया उसको कि कम से कम लोग एक नज़ीर के तौर पर उसको देख सके, उसको इसलिए मैंने किया। अब इसमें यह है कि दो तरह की अवस्था है, जो विधायकों के आचरण का वो भी एक विषय बनता है। तो उसमें दो तरह की कार्रवाई हो सकती है। एक तो ये होता है कि विधानसभा के भीतर यदि कोई आचरण खिलाफ हो रहा है तो उसको आसंदी में बैठे हुए व्यक्ति को वहीं पर निर्णय लेने का, बिना किसी नोटिस के निर्णय लेने का उसको अधिकार है। जैसे वो निलंबन करता है, विधानसभा से बाहर जाने का आदेश करता है, कुछ दिनों के लिए उसको सस्पेंड करता है, ये सब सीधे आदेश है उसको। परंतु विधानसभा के बाहर हो रहा तब क्या पोजीशन है? इसमें 234 यहाँ करके है, इसमें कोई सदस्य अन्य सदस्य के विधानसभा में अथवा उसके संसदीय आचरण के संबंधित किसी विषय का आवेदन वो करेगा कि इसका जांच हो, तब ये आचरण तो बाहर वाला होगा तो वो आचरण समिति को जाएगा। इसलिए मैंने आचरण समिति को भेजा है, उनको कहा कि जिनने दिया है आवेदन वो उन बातों को प्रमाणित करें। और मुझे जो लगता है ऐसा कि माननीय कमलनाथ जी का 40 साल का बताते हैं कि लोकसभा का, हम सब जानते हैं कि उनका और वो खुद संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं, खुद संसदीय कार्य मंत्री थे लोकसभा में, और यहाँ भी 15 महीने मुख्यमंत्री रहे हैं। और उनसे तो नए जो विधायक आते हैं, या हम लोग जैसे आदमी, भले हम 18 साल के हों, पर हम तो अपेक्षा नहीं करते। यदि उनने कहा, मैं ऐसा नहीं कहता कि उनने कहा है, यदि ऐसी बात उनके मुंह से निकली तो शायद ये विधानमंडलों के लिए, अब वो सब कुछ आचरण समिति करेगी। अपने यहाँ प्रस्ताव जब वो जांच कर लेंगे, परीक्षण कर लेंगे, साक्ष्य ले लेंगे, उसके बाद वो कार्रवाई को प्रस्तावित करेंगे।
उसके बाद वो विधानसभा के भीतर आएगा। अनुसार क्या है कि क्या हो सकता है इसमें? जो विधानसभा के भीतर होता है, कुछ भी हो सकता है, विधानसभा के भीतर होता है ना, आप देखते रहते हैं ना। विधायक यदि उद्दंडता करता है, विधायक यदि आचरण के खिलाफ काम करता है तो पीठासीन अधिकारी उसे निलंबित करता है। कई जगह तो आपने देखा हो कि विधानसभा की सदस्यता तक से हटा दिया जाता। ये सब दंड के प्रावधान है उसमें, पर वो तो होते हैं ना। कई बार आपने देखा होगा, राकेश चौधरी का क्या हुआ था, इसी विधानसभा ने उनकी सदस्यता समाप्त कर दी थी। हुआ था कि नहीं हुआ था? इसी विधानसभा के भीतर हुआ था। दूसरी बात है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि न केवल कमलनाथ जी, कोई भी, मैं अपने को भी जोड़ रहा हूँ, मैं भी, यदि जिस संस्था में जनता ने चुन करके हमको भेजा है और मुझे ऐसा लगता है, मुझे खुद को, कि वो वहां पर बकवास की स्थिति है या कार्रवाइयां सब किसी तरह की नहीं है, तो मुझे तत्काल इस्तीफा देकर के उस संस्था से बाहर जाना चाहिए। सीहोर में सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने पुलिस और फर्जी पत्रकारों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने अपने बयान में राहुल गांधी के पब कल्चर पर भी कटाक्ष किया और विदेशों में जो भारत की स्थिति बनी है, जो सुदृढ़ हुई है, उससे बाकी अन्य देश, सभी विश्व भारत की ओर देखने लगा है। और वहीं एक दूसरी विपक्ष पार्टी का नेता, वो नेता जिसको लोग प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे कांग्रेसी लोग, आज उसका देख लीजिए कि वो किस प्रकार से पब में दारू के ग्लास लेकर के और महिलाओं के साथ, और वो भी उनका व्यक्तिगत जीवन हो सकता है महिलाओं के बारे में, लेकिन मैं एक बात कहती हूँ कि आप देखिए कि वो चीन की राजदूत है। चीन की जो महिला है, जो जिसको जासूस कहा गया, ये वो महिला है जिसके रिकॉर्ड गड़बड़ हैं, कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए घात है। और इस प्रकार से राहुल गांधी का स्पष्ट नाम लेकर के कहते हैं कि उन्होंने मुझे कहा था आतंकवादी, तो मैं कहती हूँ कि देशभक्त कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। जो भारत में जन्मा है, भारत का रहने वाला, और मेरी शुद्ध माता और पिता भारत के ही है, इसलिए मैं तो कभी देश के साथ घात नहीं कर सकती। लेकिन उन्होंने तब भी मुझे कांग्रेसियों ने आतंकवादी कहा, राहुल गांधी ने स्पष्ट मुझे आतंकवादी कहा। लेकिन ये जो सदैव ये चीन की तारीफ करते रहते हैं, और जो इनका चरित्र कल देखा गया है किसी महिला के साथ, और वो भी चीन की महिला के साथ, वो भी जासूस के साथ, निश्चित रूप से ये देश के लिए संकट है, घातक है। और अब इनको क्या कहना चाहिए, ये जनता स्वयं जवाब देगी। सर दीदी, जिस तरह से महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर बात चली थी, इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। लगातार ये कहा जा रहा था कि हमारे बच्चे पढ़ते हैं, तमाम कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हैं, और वो बच्चे जब डिस्टर्ब होते हैं तो उन आवाजों को कहा गया था कि अपनी आराधना, कोई भी स्वतंत्र है आराधना करने के लिए, अपनी अपनी पूजा पाठ करने के लिए, लेकिन शांतिपूर्वक आराधना होती है, चिल्ला चिल्ला के नहीं होती है। पर अगर किसी को सुनाई नहीं पड़ रहा है तो फिर उसके प्रतिक्रिया स्वरूप ये जो कुछ भी हो रहा है, ये कहीं ना कहीं राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, ये वहां हो रहा है, क्योंकि वो लोग भड़काते हैं और विरोधियों को प्रश्रय देते हैं, गलत लोगों को प्रश्रय देते हैं। ये सब प्रतिक्रिया स्वरूप हो रहा है, और हिंदू इस बात को तैयार हो गया है कि अगर आप एक वर्ग का साथ देंगे तो दूसरा वर्ग तत्काल खड़ा हुआ है, और हिंदू बहुत सहिष्णु है। लेकिन जब उसके साथ अन्याय होते होते जब वो पराकाष्ठा कर देते हैं, तो ये कांग्रेसियों को जवाब देने के लिए हिंदू तत्पर है, खड़ा हुआ है। और ये प्रतिक्रिया स्वरूप वो अपनी आराधना भी चिल्ला चिल्ला के कर रहे हैं, क्योंकि षडे शाट्यम समाचरेत, ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है, और कांग्रेस की सरकार इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में मंदिरों को तोड़ा है, प्राचीन मंदिरों को तोड़ा, एक मजार को हाथ लगा करके देख ले तो इनको औकात समझ में आ जाएगी, लेकिन वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनके जिला प्रशासन की लगातार भूमाफिया विरोधी कार्रवाई के बाद भी माफिया सरकारी जमीन में कब्जा करने से बाज नहीं आ रहे हैं। जबलपुर जिला प्रशासन ने आज रांझी तहसील के खमरिया पिपरिया में धर्मशास्त्र विश्वविद्यालय की जमीन पर कब्जा करने वाले माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की। जिला प्रशासन ने नगर निगम और पुलिस के साथ मिलकर तकरीबन 2.5 करोड़ की जमीन मुक्त करवाई है। जबलपुर कलेक्टर के मुताबिक खमरिया थाना के पिपरिया गांव में रहने वाले किसान अजय पांडे ने धर्मशास्त्र विश्वविद्यालय की जमीन पर करीब 1 साल से कब्जा कर रखा था।
नहीं, ये एक्चुअली लंबे समय से ये शिकायत है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, उनका है ना कंस्ट्रक्शंस भी है ना ओनर है, उसमें एक ज़मीन पे एक वादा था कि पोल्ट्री शेड बना करके ना कब्जा करने का। इसको हम लोग ने लास्ट रेवेन्यू का है ना वीसी में भी इसके बारे में लिए थे, संज्ञान में लेकर इमीडिएटली उसको कार्रवाई करने के लिए डायरेक्शन दिए थे। आज है ना उसका पूरी लैंड है 2.85 करोड़ का है, उसको तहसील रांझी और एसडीएम रांझी ने उसका पूरा ना मुक्त कराया है। इसी प्रकार का हम लोग लगातार हमारी नॉलेज में कितने भी आ रही है, जैसे अभी पिछले सप्ताह रांझी में ही एक हाई सेकेंडरी स्कूल का है ना ज़मीन हम लोग ने मुक्त कराया। हम ना सिर्फ इंस्टीट्यूशंस को कर रहे हैं, इवन हम ऐसे कोई गवर्नमेंट लैंड के अलावा भी जैसे कि ना तालाब है, निजी तालाब है, उसको भी ना हम लोगों ने कार्रवाई कर रहे हैं। जबलपुर के संजीवनी नगर थाना क्षेत्र के धनवंतरी नगर सागर कॉलोनी में किराए के मकान में पढ़ाई करने के लिए रहने वाले राज सोनी का 4 दिन बाद भेड़ाघाट थाना क्षेत्र में शव मिला है। रेलवे ट्रैक में कटकर राज सोनी की मौत हुई थी, जिसके बाद भेड़ाघाट थाना पुलिस ने अज्ञात कारणों पर मर्ग कायम करते हुए राज सोनी के शव को दफन कर दिया था। वहीं मामले की सूचना जैसे ही परिजनों और धनवंतरी नगर चौकी पुलिस को मिली, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर परिजनों का आरोप है कि राज सोनी की हत्या की गई है। पुलिस पूरे मामले की अभी भी जांच कर रही है। पिछले 4 दिनों से राज सोनी अपने किराए के मकान से गायब था। घटना 30 अप्रैल की है। राज सोनी अपने दोस्त को 5 मिनट में वापस लौटने की बात को कहकर घर से निकला था। धनवंतरी नगर में दिनांक 1 को राज सोनी की गुम होने की सूचना मिली। बच्चा नाबालिग है और प्रथम दृष्टया हमने सारी टीम दौड़ाई, मोबाइल का लोकेशन लिया उसके, और कुछ शहर के जितने भी कैमरे हैं और कहाँ उसकी गाड़ी, काफ़ी मेहनत की गई। 2 दिन लगातार हमारे खर्च जारी रहे और हमको आज पहले ये सूचना मिली कि थाना भेड़ाघाट में एक मर्ग भी कायम हुआ है। तो इन सब सूचनाओं की परिणति के उपरांत ये बात सामने आई कि एक रेलवे ट्रैक में ट्रेन से कटकर एक बच्चे की बॉडी मिली है, जो कि प्रथम दृष्टया उसके परिजन, जो कि उसके कपड़े, मोबाइल का लोकेशन और मोबाइल भी हमको वहीं से मिला है और गाड़ी मिली है। तो ये बात ऐसी प्रतीत होती है कि बच्चा वो राजी है और परिजनों की मांग है कि जो बॉडी, चूँकि ये अज्ञात मार्ग भेड़ाघाट में कायम हुआ था, तो बॉडी का कफन दफन कर दिया गया था। तो पोस्टमार्टम की बातें सामने आ रही हैं कि कोई मृत्यु में कोई शंका न रहे। तो कल हम पोस्टमार्टम कराएंगे इसमें, और सारी टीम ने काफ़ी मेहनत किया और 2 दिन के अंदर इस बात का हमने खुलासा भी किया है। थाना प्रभारी शोभना मिश्रा और चौकी प्रभारी धनवंतरी नगर ने काफ़ी मेहनत की है। साइबर की टीम की एसपी साहब का मार्गदर्शन, सारी टीम ने अच्छा काम किया। तो वजह सामने अभी ऐसी कोई वजह सामने नहीं आई, सब जाँच के विषय हैं, जो आएंगे बताए जाएंगे। कहाँ का रहने वाला था? शेखपुरा के निवासी है। उसका 10th का एग्जाम चल रहा था। अभी 2 माह पहले ही धनवंतरी नगर में यहाँ पे किराए का रूम लेकर रह रहे थे। खरगोन में कांग्रेस के डेलीगेशन को लोगों का गुस्सा झेलना पड़ा। नेताओं को लेकर पब्लिक में भीषण नाराजगी है। सज्जन वर्मा जी और सब कमेटी जा रही है, वहाँ पर भी जा रही है, और सिवनी जिले में जहाँ ये घटना हुई वहाँ भी जा रही है। और इससे पहले नेमावर में हुआ था, तब भी कांग्रेस के लोग वहाँ गए थे और कमलनाथ जी भी वहाँ पर गए थे। कुल मिला के बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जिस तरह से आदिवासियों पर अत्याचार मध्य प्रदेश में हो रहा है, जिस तरह से दंगे फसाद हो रहे हैं। आज ये महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, बेरोजगारी, 1,40,000 वेल क्वालिफाइड लोग मध्य प्रदेश में अनएम्प्लॉयड है जो एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं। 40 से लेकर 48 लाख लोग बेरोजगार हैं। जो पिछड़े वर्ग के जो चयनित शिक्षक है वो आज भी सड़कों पर घूम रहे हैं, जिनको अभी राती भर छोड़ दिया था। कहीं किसी की सुनवाई नहीं हो रही है, केवल घोषणाएं हो रही हैं मध्य प्रदेश के अंदर, और महंगाई से निजात कैसे देंगे, कहीं कोई मामला नहीं है। और रिजर्व बैंक ने रेपो रेट बढ़ा दिया, जिसकी वजह से मकान और जो गाड़ी, स्कूटर और कार खरीदेंगे ये भी महंगे हो गए। डीजल, पेट्रोल तो महंगा है ही, अब गाड़ी खरीदता है वो महंगा, और मकान बनाने के लिए जो लोन लेंगे वो महंगा, लोहा महंगा, आपकी सीमेंट महंगी, ईंट गिट्टी महंगी। या वो स्थिति कर दी है भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार ने। 50 साल पहले रोटी कपड़ा मकान की जो लड़ाई होती थी, जिसको जीत दिया था देश ने, वो फिर से उसी पायदान पे आ गया कि अब रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई हो रही है।
देखिए, ये बात तो कल ही मीडिया के सामने पीसीसी में के मिशन गई थी। कल ये कहेंगे कि आरएसएस या बजरंग दल से कोई जुड़ा हुआ नहीं। ये तो है इनका, जब इनके लोग फंसते हैं तो इनके स्टेटमेंट होते हैं। वो जिसकी डेथ हुई है उसके भाई की पत्नी, शायद नाम उर्मिला, उसने कहा कि बजरंग दल के लोग जो जानते हैं वहाँ लोकल लोग वो बताएंगे या गृह मंत्री घर बैठ के बताएगा? ये बजरंग दल के थे और ये डिनाई करेंगे। और ये अगर पुलिस वहां लिख देगी कि गौमांस था, ये सब चीज बचाने के लिए, तो भाई कुल मिला के 2 आदिवासियों की हत्या हुई। अगर उन्होंने कोई जुर्म किया था तो उनको जेल भेजते ना। कोई कानून का राज मध्य प्रदेश में है या नहीं है, या केवल बजरंग दल के और आरएसएस के लोग जाके सीधे एक्शन लेके आदमी की जान ले लेंगे? नेमावर में भी ये हुआ, वो भी बीजेपी के लोग थे, 5 लोग आदिवासियों की हत्या कर दी। ये आदिवासियों के खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस। इसीलिए ये संविधान के अंदर एससी एसटी के रिजर्वेशन को खत्म करने की बात भी करते हैं। तो लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमारी गिरफ्तारी करवाई सरकार ने, तमाम 13 से 14 लोग गिरफ्तार भी हुए, हमें जो एक्शन लेना था एक्शन तो ले रही है सरकार। इस पे भी गिरफ्तार नहीं करोगे भाई? 2 आदिवासी लोगों का मर्डर हो गया, उस पर पीठ थपा रहे हैं कि हमने गिरफ्तार कर लिया। कि पुलिस करेगी क्या अगर गिरफ्तार नहीं करेगी? तो ये तो करना ही था, वहां के लोगों ने पकड़ के इनको बंद करवाया। वैसे कौन पुलिस पकड़ रही थी? और पुलिस थी। ये उस महिला का कहना ये भी है कि पुलिस के सामने मारपीट हुई और पुलिस ने भी उनको मारा। पुलिस वहां की लोकल, वो भी इन्वॉल्व है। ये आपका भी आरोप है कि पुलिस ने मारा? ये महिला, उसकी बहू बोल रही है, भाई की पत्नी, कि पुलिस ने भी मारा। वो लोग तो मार ही रहे थे, पुलिस आके रोक सकती थी ना। अगर कानून का राज होता तो पुलिस रोकती, उनको जेल ले जाती, थाने ले जाती। पर कानून का राज नाम की चीज है नहीं मध्य प्रदेश में, कोई कानून व्यवस्था। संकट में कोयला तो मिल ही नहीं रहा है, ये विदेशों से आयात करेंगे जिसमें भ्रष्टाचार भी होगा, और बिजली और महंगी होती चली जाएगी। 8 घंटे गांवों के अंदर कटौती हो रही है। भोपाल में कोई भी समाचार पत्र उठा के देख लो, 5 घंटे रोज अलग अलग क्षेत्रों में कटौती हो रही है। बिजली का बिल देने के लिए 30 दिन को बढ़ा के 40 दिन में बिल देते हैं, जिससे वो टैरिफ 150 यूनिट से ज्यादा हो जाए और ज्यादा पैसा वसूला जा सके। ये न तो बिजली दे पा रही है और न पानी। जब नगर निगम से पूछो कि पानी क्यों नहीं आया, बोले वो बिजली नहीं थी तो टंकी नहीं भरी इसलिए पानी नहीं आ रहा है। तो न बिजली मिल रही है न पानी मिल रहा है। कुल मिला के दुर्दशा इस सरकार ने कर दी है, क्योंकि ये खरीद फरोख्त वाली सरकार है। ये केवल पैसे जुटाने में भ्रष्टाचार उतरेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ा जानकारियों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।